Hello and welcome to online classes. In this video we are going to discuss about application of Gauss theorem. अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को समझने से पहले अपन को कुछ प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसमें Q की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू डी एल। फिर आएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन सिग्मा फिर नोट करते हैं, और आएगा लास्ट में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन तीनों टॉपिक को भी आपको याद होना चाहिए इस टॉपिक को बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, देखिए फ्लक्स पढ़े थे। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एस। बट जब हम लोग किसी भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स फाइंड करते हैं तो फाई ए इज इक्वल टू हो जाता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ए इंटू डी एस। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फ्लक्स का फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है, इसमें जो थीटा है आपका वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर जो E इंटू डी एस लिखा हुआ है तो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस मतलब एरिया वेक्टर है, वो ना कि नॉर्मल सरफेस है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ चुका है कि एरिया वेक्टर के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एंगल बनाता है, तो आपको आगे का समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है, एक इन्फिनाइट लेंथ का एक चार्ज वायर है। अपन कंसीडर करते हैं कि ये देखिए ये एक कंडक्टर है, अपना वायर है जिसका लेंथ है, अपना टोटल लेंथ है, इन्फिनाइट लेंथ है एल। अब ये चार्ज वायर भी होना चाहिए, तो अपन इसको देखिए यूनिफॉर्मली अपन चार्ज कर देते हैं। तो ये जो है यूनिफॉर्मली इस टाइप से चार्ज है ये। तो ये हो गया आपका इन्फिनाइट लेंथ का चार्ज वायर। अब देखिए इस चार्ज वायर के इस पॉइंट से कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, बट इस चार्ज वायर के इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, देखिए ये आर डिस्टेंस है। इफ आर डिस्टेंस पर आपका एक पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो अपन पहले भी फाइंड कर चुके हैं, बट यहाँ पर जो इंटेंसिटी फाइंड करना है वो है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम से फाइंड करना है अगर इसमें इंटेंसिटी, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। और गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब आपका कोई भी चार्ज होता है, चार्ज जो पार्टिकल होता है वो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए। क्योंकि गॉस थ्योरम में पढ़े अपन, तो अपन को पहले बनाना पड़ेगा क्लोज्ड सरफेस। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि ये लीनियर टाइप का कंडक्टर है, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, तो उसी टाइप का अपन क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, देखिए एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस कितना है, आर हो, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, आर होगा। तो ये अपन एक सिलेंडर कंसीडर कर लिए। देखिए ये जो है आपका एक सिलेंडर बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया जिसका जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना है, स्मॉल एल। टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल एल एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज, हाइट ऑफ द सिलेंडर वी कैन से दैट इज एल। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज वायर। तो अपन को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, देखिए अब देखिए ये जो है, ये जो अपने पास चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कंफर्म है। तो उसका डायरेक्शन जो है देखिए यहाँ ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है आपका इस टाइप से होता है। अपन देखिए टोटल सरफेस जो है ना सिलेंडर का वो कितना है, एस है। तो छोटे से जो यहाँ पर सरफेस लेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, डी एस। दिस इज द नॉर्मल सरफेस, दिस इज द डी एस। बट इफ यू टेक एरो हियर देन ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। तो डी एस मीन्स सरफेस, अब इसमें एरो लगा दिए मतलब हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब देखिए ये जो सिलेंडर है ना बेसिकली तीन टाइप के सरफेस से बना हुआ है। फर्स्ट ये देखिए यहाँ पर है S1 यानी कि फर्स्ट सर्कुलर सरफेस। ये जो सरफेस है S2 विच इज कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, एंड अगेन S3 विच इज सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस, कर्व सरफेस एंड अगेन सर्कुलर सरफेस। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस है डायग्राम को समझने का। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डायग्राम समझने का। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो कर्व सरफेस है ना S1, सॉरी ये जो कर्व सरफेस है S2, उस कर्व सरफेस देखिए ये कर्व सरफेस है, उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस है विच इज़ परपेंडिकुलर। समझ लीजिए एक पाइप है, उसके अंदर में वायर है, तो वायर से पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस से निकलेगा। तो जो वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस से निकलेगा वो जो है कर्व सरफेस के साथ कैसे होगा, तो कर्व सरफेस के साथ वो जो है परपेंडिकुलर होगा। याद रखना यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस है वो कर्व सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, यानी ये कर्व सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ कितना होगा, कंफर्म कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा, यानी कि पैरेलल होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस है वो कर्व सरफेस यानी कि S2 से परपेंडिकुलर है, बट S2 के एरिया वेक्टर से 0 डिग्री होगा। सिमिलरली
फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो यहाँ पर अगर चेक करोगे तो फ्लक्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स का डायरेक्शन इस तरफ से जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ है, मतलब एक क्लोज है, क्योंकि क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो उस कर्व, वो जो सिलेंडर, वो जो ढक्कन लगा है समझ लीजिए, यानी कि जो सर्कुलर सरफेस है ना उसके साथ पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो है सर्कुलर सरफेस के साथ पैरेलल है, यानी कि सर्कुलर सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री में होगा, माने परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? यहाँ पर जो है 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो जैसे ही एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनता है वहाँ फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि कॉस थीटा की जगह पर कॉस 90 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स होगा ना वो सिर्फ एक ही सरफेस से क्रॉस होगा। कौन सरफेस से? कर्व सरफेस से ही फ्लक्स क्रॉस होगा, क्योंकि कर्व सरफेस जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यानी एरिया वेक्टर 0 डिग्री बनाएगा। बाकी जो दोनों टाइप का सर्कुलर सरफेस है उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, सॉरी सरफेस के साथ पैरेलल है, याद रखना सरफेस के साथ पैरेलल है, इन दोनों सरफेस के साथ पैरेलल है, यानी इन दोनों सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री होगा। तो फ्लक्स यहाँ से नहीं जाएगा, सिर्फ कर्व सरफेस से जाएगा। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर। तो देखिए फाइंड करेंगे अपन टोटल फ्लक्स थ्रू सी मीन्स सिलेंडर, शॉर्टकट समझ लीजिए, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। तो कैसे निकलेगा? देखो ये टोटल फ्लक्स अपन कंसिडर कर लिए भाई ई है। तो यहाँ पर 3 टाइप का सरफेस है, सरफेस 1 क्लोज्ड सरफेस है, सेकेंड जो देखो सेकेंड जो हो जाएगा सरफेस 2 विच इज आल्सो क्लोज्ड, एंड थर्ड जो है आपका क्लोज्ड सरफेस 3। अब जो S1 है वो कौन सा है आपका? ये वाला है। तो ये देखो कैसे लिखेंगे, E इंटू DS1, एंगल बनाते हैं cos थीटा, ये फार्मूला है फ्लक्स का। फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, E इंटू DS2 cos थीटा। सिमिलरली फॉर सरफेस 3, E इंटू DS3 cos थीटा। अब देखिए मैंने बताया आपको यहाँ पे कि जो आपका सरफेस S1 है ना, मतलब ये वाला जो है, इसके साथ ये जो एरिया वेक्टर है DS1 DS2 DS3, ये एरिया वेक्टर है, कंफ्यूज मत होना। E इंटू DS में जो DS है वो एरिया वेक्टर है, E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एरिया वेक्टर वाला है। तो यहाँ पर जो है आपका एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा? तो 90 डिग्री बनेगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर? E इंटू DS cos 90 डिग्री। यहाँ पर जो S2 है ना उसके साथ 0 डिग्री बनेगा, तो FS2 E इंटू DS2 cos 0। ये डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ, बुक में इतना डिटेल्स में दिया नहीं है। तो S3 क्या हो जाएगा आपका? E इंटू DS3 cos अगेन 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? E जो है कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा? E, फिर ये क्लोज इंटीग्रेशन DS2, यहाँ पर भी 0 होगा, यानी जो फाई ई जो है ना, यहाँ पर फाई ई चल रहा है आपका, तो ये जो फाई ई है वो कितना आ चुका आपका? E इंटू देखिए DS2, ये देख लीजिए DS2, एंड व्हाट इज DS2? तो DS2 ये वाला सरफेस है, और ये कौन सा सरफेस है? तो ये जो है आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाई 2πRL। तो ये क्या हो जाएगा? E इंटू 2πRL। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा, ये जो आपका S2 है, ये जो S2 है आपका, वो जो S2 है वो जो है कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस का फार्मूला होता है 2πRL। तो जो फ्लक्स की वैल्यू कितना होगा? E इंटू 2πRL। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बाकी मिटा देते हैं अपन, नोट कर लीजिए करना है तो वीडियो रोक करके। अब देखिए नेक्स्ट जो है अपन क्या करेंगे, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, जो भी अभी आया अपने पास वो है आपका इक्वेशन नंबर 1। बट अपन जानते हैं गॉस थ्योरम से क्या होता है, जो फाई ई जो होता है ना, फाई ई यानी फ्लक्स, वो होता है Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ये इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोथ द इक्वेशन आर सेम, लेफ्ट हैंड साइड सेम है यहाँ पर, फाई ई एंड फाई ई। इसका मतलब राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर लिख देंगे बस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
E2πRL क्या हो जाएगा, E.2πRL इज इक्वल टू Q/F∠0। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें तो फाइंड करना था इंटेंसिटी ना, हमें बाकी से मतलब नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट ओनली इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बफ को यहाँ पर रखिए, बाकी भेज दीजिए वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये क्यू का क्यू हो गया, फिर अरेंज बफ कर दो 2π, ये 2π इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो F∠0 फिर R और L। तो E की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगा। बट अपन पहले ही अपन रिवीजन आपको कराए थे कि जो आपका यहाँ पर देखिए जो वायर है ना वो स्ट्रेट लाइन वायर है, और स्ट्रेट लाइन वायर में क्या लगता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा, आपका जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू एल। Q इज इक्वल लेमडा इंटू एल, ये कहाँ से आया, तो ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। इस वैल्यू को आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो लेमडा इंटू एल डिवाइड बाई 2πF∠0 इंटू RL। इस एल से इस एल को कट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, लेमडा बाई 2πF∠0 ER। तो ये जो है इंटेंसिटी का फाइनल डेरिवेशन हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फिर से उसको समझते हैं क्या रिलेशन है बेसिक में, क्या इसका फिजिकल मीनिंग है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो E की वैल्यू जो आया है ना, जो E है वो कितना आ चुका है आपका, लेमडा बाई 2πF∠0, उसके बाद क्या है आपका R। तो ये इक्वेशन यहाँ पर आ चुका है, मिटा देते हैं। यानी कि जो देखिए लेमडा जो है कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, F∠0 भी कांस्टेंट है, ओनली R इज द वेरिएबल टर्म। सो वी कैन राइट ऑफ दिस आल्सो E/R। यानी कि जो इंटेंसिटी होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। विच डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड वायर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड वायर, ये R डिस्टेंस है। तो ये जो इंटेंसिटी है वो जितना ज़्यादा R होगा, मतलब इस पॉइंट को जितना दूर ले जाते जाओगे ना इंटेंसिटी कम होते जाएगा। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, जितना दूर में रखोगे पॉइंट को वायर से, जितना दूर जाते जाओगे उतना ही कम इंटेंसिटी हो जाएगा। इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये मान लीजिए R है और ये E है, तो ग्राफ अगर बनाएंगे ना तो पहले इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस के साथ कम होते जाएगा, इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस के साथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये जो है ग्राफ है बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इस तरह से जो है ये जो है फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। अब चलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की ओर। तो देखिए सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो वह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। आपके पास इनफाइनाइट जो है प्लेन शीट है, उसको चार्ज दिए हैं, उससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अपन को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए ये जो है अपन एक जो है शीट बना लेते हैं। देखिए ये जो है एक शीट है जिसमें अपन चार्ज दे दिए। देखिए इस तरफ अपन इसको चार्ज दे दिए, तो ये जो है इसमें यूनिफॉर्मली अपन चार्ज दे दिए। ये इनफाइनाइट जो है प्लेन जो है शीट है, इस पे अपन को फाइंड क्या करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इंटेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, समझ लीजिए एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर अपन को क्या फाइंड करना है, तो उस पॉइंट P पर ड्यू टू दिस चार्ज शीट इंटेंसिटी फाइंड करना है। बट हाउ, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो जैसे ही गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे अपन, तो इस चार्ज शीट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है आपके पास एक शीट है, बहुत ही पतला है, फिलहाल ये तो मोटा है बट बहुत ही पतला शीट है। इधर भी, यहाँ पर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है। अब अपन को इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पॉइंट, देखो इस चार्ज से यहाँ पर एक पॉइंट P है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है बट गॉस थ्योरम से। तो कैसे करेंगे हम लोग, इस जो चार्ज है ना उसको क्लोज कर देंगे पहले, क्योंकि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब आपका जो चार्ज है वो कहाँ पर होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक सिलेंडर लगा देंगे। देखो यहाँ पर एक चार्ज है ना, यहाँ पर एक चार्ज है, उस पर सिलेंडर लगा देंगे। यहाँ पे इधर फिर एक सिलेंडर लगा देंगे, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा यूनिट एरिया में वो क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो करते हैं अपन, ये जो चार्ज को घेरने के लिए अपन ने क्या कर दिया, देखो चार्ज को क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक सिलेंडर कंसीडर कर लिए। तो ये जो है एक सिलेंडर हो गया, ये एक सिलेंडर हो गया। दूसरा सिलेंडर, मतलब एक ही सिलेंडर है और दूसरा जो एंड है उस सिलेंडर का वो कुछ इस तरफ है, जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो दूसरा एंड है आपका सिलेंडर का कुछ इस तरफ से होगा, ठीक है। अगर ये जो पॉइंट का डिस्टेंस देखो, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर R था ना, तो इसका भी डिस्टेंस R ही होना चाहिए। यानी टोटल जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट देखो P है,
और ये पॉइंट पी डेफ हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस पी फिर पी डेफ कितना होगा 2r होगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका 2r। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए आपके पास, जब आपके पास ये प्लेन शीट है, यहाँ पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो यहाँ पे पूरा निकलेगा ऐसे करके, और पीछे से भी ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स जाएगा। अब यहाँ पर एक सिलेंडर रख दिए हैं, ये सिलेंडर रख दिए, तो ये जो हाथ है ना, समझ लो ये जो दिख रहा है वो आपका सर्कुलर एंड है सिलेंडर का, ऐसे रख दिया मैंने, ये सर्कुलर एंड है, और यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंस है वो सर्कुलर एंड पे, जो सिलेंडर का सर्कुलर एंड है उससे 90 डिग्री में टकराएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंस जो है सर्कुलर एंड पे 90 डिग्री में होगा, इधर का भी सर्कुलर एंड है उससे भी 90 डिग्री में होगा, और जो इसका जो कर्व सरफेस होगा, सिलेंडर जो ऐसा है उसका जो कर्व सरफेस होगा उसके साथ 0 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो, यहाँ पर है ई इधर जा रहा है, यहाँ पे देखोगे तब भी ये ई इधर जाएगा, ये तो ये जो ई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंस है वो सर्कुलर एंड पे, ये देख लीजिए सर्कुलर एंड जो होगा ना, सर्कुलर एंड पे कैसे होगा 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंस जो है सर्कुलर जो है एंड है उसके सरफेस पे 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंस है सर्कुलर एंड के एरिया वेक्टर से, सर्कुलर एंड का जो एरिया वेक्टर है उसके साथ 0 डिग्री होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंस है वो इस सर्कुलर के जो कर्व सरफेस है उससे पैरेलल होगा, 0 डिग्री में होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंस है वो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो कर्व सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा एरिया वेक्टर के साथ। तो सिंपल सा वर्ड ऐसा समझ लो, इसके एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बनाएगा और कर्व सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर भी जो 90 डिग्री बना रहा है उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसके साथ 0 डिग्री बना रहा है उसके लिए वैल्यू आएगा। तो देखो यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं, ये कर्व, ये जो सर्कुलर एंड S1 है समझ लीजिए, ये जो सर्कुलर एंड S2 है, और यहाँ पर जो कर्व सरफेस है वो कितना है S3 है। तो फ्लक्स बस कहाँ से पास होगा, S1 से पास होगा और S2 से पास होगा, S3 से फ्लक्स क्या हो जाएगा तो 0। तो अपन देख लिए निकाल देते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल जब फ्लक्स निकालेंगे अपन, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सी मीन सिलेंडर, टोटल फ्लक्स थ्रू फिर अपन सिलेंडर निकालेंगे। तो ये भी 3 पार्ट में अपन का देखिए बढ़ जाएगा, ये जो है 3 पार्ट्स में ये जो फ्लक्स बनेगा। पहला जो है देखिए ई S1 ले लीजिए, ई इंटू DS1 कॉस थीटा प्लस S2 ई इंटू DS2 कॉस थीटा। सिमिलरली थर्ड के लिए अपन यहाँ लिख देते हैं S3 ई DS3 कॉस थीटा। समझ लीजिए अच्छे से, ये ई DS1 कॉस थीटा, ई DS2 कॉस थीटा, ई DS3 कॉस थीटा। तो S1 के लिए 0 डिग्री बनेगा, और S2 के लिए भी 0 डिग्री बनेगा, लेकिन जो कर्व सरफेस है आपका S3 उसके साथ 90 डिग्री बनेगा। तो उसी को पुट कर दो यहाँ पर, फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, देखो सिंपल डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ मैं, ये देखो ई इंटू DS1, ये ई और ये DS1, ई इंटू जो DS1 बनेगा 0 डिग्री बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये S1 के साथ ई इंटू DS1, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ई इंटू DS1। सेकेंड जो है S2, ये S2 यहाँ पर है, सेकेंड वाला सर्कुलर एंड, तो कितना हो जाएगा S2 ई इंटू DS2, और लास्ट वाला जो बनेगा यानी कि कर्व सरफेस है वो तो 90 डिग्री बना रहा है एरिया वेक्टर के साथ, तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अपन पुट कर दिए 0 डिग्री, या फिर 0 रख दूँ, ये 0 हो गया वैल्यू जो है। अब देखो ये जो है आपका क्लोज भी रहेगा, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है, सब में याद रखना है आपको। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई, अब देखो यहाँ पर ई इंटू DS1 है तो ई हो जाएगा ये, और ये DS1 तो ये क्लोज इंटीग्रेशन DS1 प्लस ये जो है S2, और ई इसका भी बाहर आ गया तो ये हो जाएगा DS2। तो इतना डिटेल्स में बुक में नहीं दिया, इतना जो है बुक इतना पूरा होता तो बुक में इतना मिसिंग है, अभी जो आएगा ना वो बुक में स्टार्ट है। तो देखना फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपके बुक में यहाँ से देना स्टार्ट हुआ है, ई का ई हो गया, DS1 ये सर्कल है, देखो DS1 यहाँ पर S1 है, ये S1 है, यानी इस S1 का एरिया, तो सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया कितना होता है तो 2 पाई r, कितना हो जाएगा आपका 2 पाई r, ठीक है। या फिर बुक में देखो सिंपल फैफा लिखा हुआ है, जो बुक की लैंग्वेज लिखते हैं
ए हो जाएगा, यानी ई इंटू ए मीन्स DS1 का एरिया प्लस ई DS2 यानी कि ये जो सेकेंड इन है उसका एरिया, तो वो भी एरिया होगा। एरिया ऑफ सर्कल ए, मतलब ये एरिया ऑफ सर्कल ही है, इसको ए लिखा है, ए प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 2EA हो जाएगा। तो सिंपल सा जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू 2 इंटू ई इंटू ए हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो पूरा ये डिटेल्स है इसका, उसके बाद ये अब आएगा, तो बुक में यहाँ से बस दिया हुआ है, बाकी बेसिकली ये होता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका देखो फाइंड करेंगे, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 आता है अपन चलते हैं गॉस थ्योरम में। तो देखिए बट तो हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम पे जो फाई ई होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू नॉट बाई एफ लॉन्ग नॉट, क्यू बाई एफ लॉन्ग नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन आर सेम, सो राइट हैंड साइड वुड बी इक्वल। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है, ये 2 है, सॉरी 2 है ये, और ये 1 है। तो अपन क्या करेंगे, फ्रॉम जो इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो तो यहाँ पर है 2EA, तो लिखते जाओ 2EA, और यहाँ पर है Q नॉट बाई एफ लॉन्ग नॉट, Q बाई एफ लॉन्ग नॉट, सॉरी। तो देखिए ये वैल्यू फाइंड हो जाती है अपना इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से कि 2EA इज इक्वल टू Q नॉट Q बाई एफ लॉन्ग नॉट। बट अपन को तो फाइंड करना है E ना, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q, बस अरेंज कर लीजिए 2F लॉन्ग नॉट इंटू A। तो ये जो है E की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो बट देखिए बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपन फिर से जानते हैं कि ये जो सरफेस था ना, ये जो अपन जो क्वेश्चन लिए हैं वो सरफेस के लिए है, इन्फिनाइट जो है प्लेन सरफेस है। तो सरफेस के लिए क्या लगता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो Q की वैल्यू जो होगी ना, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपका सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए होता है, Q बाई ए, तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, देखो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो सिग्मा ए, चार्ज की वैल्यू सिग्मा ए टू एफ लॉन्ग नॉट इंटू ए, ठीक है। इफ ए से ये के ए जो है कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2F लॉन्ग नॉट। तो ये जो है आपका फाइनल डेरिवेशन हो जाता है फॉर प्लेन शीट। ये जो है आपका इस टाइप से सेकेंड जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ तक आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं थर्ड नंबर का एप्लीकेशन।